हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मदन सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जीवों में जनन। हमने पढ़ा था कि जीवों में जनन क्या होता है, जनन का उद्देश्य क्या है और जनन कितने प्रकार का होता है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि अलैंगिक जनन के प्रकार तक। जीवों में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो हम लोगों ने अलैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया पढ़ ली थी, कौन कौन से तरीके हैं, कैसे होते हैं, किन जीवों में होते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जीवों में जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें किसी भी जीव के एकल शरीर से ही, चाहे वो पूरे शरीर की कोई कोशिका हो या शरीर का कोई भाग, एकल शरीर से ही नए जीव का निर्माण होता है। ठीक, मतलब किसी एक ही जनक से, चाहे वो नर हो या मादा, उसे नए जीव का निर्माण होगा, तब उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। हम लोगों ने कुछ प्रक्रियाएं पढ़ी थी, जैसे कि विखंडन, द्विविभाजन, बहुखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, ये सब प्रक्रियाएं पढ़ी थी। आज हम इसी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, पौधों में अलैंगिक जनन। अब तक हमने पढ़ा था जीवों में अलैंगिक जनन, आज हम पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसे कहा जाता है कायिक जनन या वर्धी जनन। मतलब पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को हम कायिक जनन या अलैंगिक जनन कहते हैं। यही पढ़ना है। कायिक जनन या वर्धी जनन। कायिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक है पौधों में कायिक जनन या पौधों में वर्धी जनन। तो कायिक जनन जानने से पहले हम पढ़ते हैं, अभी हमें एक शब्द यहाँ देखने मिला है कायिक या वेजिटेटिव। तो हम जानते हैं कि वेजिटेटिव का मतलब होता क्या है। अगर जनन की दृष्टि से पौधे के अंगों के बारे में बात करें, जैसे मान लेते हैं कि कोई पौधा है, हम मानते हैं कि कोई पौधा है। अब हम इसके अलग अलग भागों को देखते हैं। ये भाग कहलाता है जड़, तना, पत्ती और ये फूल। तो हम सामान्य रूप से पौधे के अंदर भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम जनन के रूप से पढ़ेंगे इसको, तो हम पूरे पौधे को सिर्फ दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक जड़, तना, पत्ती, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं कायिक भाग। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये भाग कहलाते हैं पौधे के कायिक भाग। और इसका फूल वाला भाग कहलाता है, ये भाग कहलाता है पौधे का जनन भाग या लैंगिक भाग। मतलब पौधे का जड़, तना और पत्ती, ये भाग कहलाता है कायिक भाग या वर्धी भाग। ये भाग कहलाता है, फूल वाला भाग कहलाता है जनन भाग। तो जब पौधे के कायिक भागों से, कायिक भागों का मतलब कि जब पौधे के जड़ से, तने से या पत्ती से किसी नए पौधे का निर्माण होता है, तब उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कायिक जनन। फिर से देखते हैं एक बार। जब पौधे के किसी भी कायिक भाग से, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, जब इन तीनों में से किसी भी भाग से स्वतः ही या कृत्रिम विधि द्वारा नए जीव का, नए पौधे का निर्माण होता है, तब हम उसे कहते हैं कायिक जनन या वर्धी जनन। अब कायिक जनन कई प्रकार के होते हैं। अब उसे पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। आइए एक बार फिर से देखते हैं हम कायिक जनन। पौधों के कायिक भाग, कायिक भाग मतलब जड़, तना और पत्ती।
पत्ती से नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया कायिक जनन या वर्ध्य जनन कहलाती है। समझ में आया आपको कि जब किसी भी पौधे के कायिक भागों से, जड़ से, तने से, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होगा तो इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे कायिक जनन या वर्धी जनन। अब बात आती है कि कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं कायिक जनन के प्रकार। तो मुख्यतः कायिक जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन एक ऐसा कायिक जनन है जिसमें स्वतः ही अपने आप ही पौधे के किसी भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाए। और कृत्रिम कायिक जनन ऐसा कायिक जनन है जिसमें मनुष्य के द्वारा कुछ गतिविधियों के करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है, जैसे कि कलम लगाना, दाब लगाना, ये कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार हैं। अब हम देख पाइए डिटेल में कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन या इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। या इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब होता है कि जब स्वतः ही पेड़ से कोई पार्ट अलग हो और उस पार्ट से नए पौधे का निर्माण हो जाए, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक, मतलब स्वतः ही होने वाले कायिक जनन को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। स्वतः ही होने वाला कायिक जनन प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे पौधों के तने से, जड़ से, पत्ती से अपने आप नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को कहा जाता है प्राकृतिक कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन मुख्यतः होता है पौधों के जड़ से, तने से तथा पत्ती से। जब पौधे के ये भाग उसके शरीर से अलग होकर किसी उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त स्थल पर पड़ते हैं जहां उन्हें पर्याप्त नमी, पर्याप्त ताप, दाब, उनके पोषक तत्व मिलते हैं, तो वो नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो पौधे में प्राकृतिक कायिक जनन मुख्यतः होता है जड़ से, तने से और पत्ती से। प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है? तो पहला जो विधि है इसमें, पहला जो पार्ट है वो है जड़ द्वारा या बाई रूट। मतलब जड़ द्वारा कायिक जनन कैसे होता है? तो बहुत से पौधों की जड़ें ऐसे होती हैं जिनमें भोजन का संचय होता है और उनमें कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। भोजन का संचय होता है और कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। ये जड़ें या इन जड़ों पर उपस्थित कलिकाएं जब अनुकूल पर्यावरण होता है, इनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तो उस समय अंकुरित होती हैं और अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। अब उदाहरण है इसका, होता किस में है? तो जड़ द्वारा जो कायिक जनन होता है वह होता है शकरकंद में या शतावर में। शकरकंद और शतावर उदाहरण है जड़ द्वारा कायिक जनन के। इनकी जड़ों में कुछ विशेष प्रकार की कलिकाएं बनती हैं, वही कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया जड़ द्वारा जनन। अब अगला है तने द्वारा कायिक जनन। बाई स्टेम
तने द्वारा कायिक जनन कैसे होता है? तो बहुत सारे पौधों की तने भी ऐसे होते हैं जो भोजन को इकट्ठा करके फूल जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, और उनके तनों पर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं। वही अपस्थानिक कलिकाएं जब पर्यावरण उनको अनुकूल होता है, परिस्थितियाँ उनकी अनुकूल होती हैं, तो वो अंकुरित करती हैं और एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तने भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कभी, भूमिगत तना। भूमिगत तना, तो भूमिगत तना किसे कहते हैं? ऐसा तना जो रूपांतरित हो जाता है तथा जिसका अधिकांश भाग जमीन में होता है, हम उसे कहते हैं भूमिगत तना। ठीक, मतलब ऐसे रूपांतरित तने जो जमीन के अंदर होते हैं, उन्हें भूमिगत तना कहते हैं। अब भूमिगत तने के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कंद, या कहते हैं ट्यूबर। कंद या ट्यूबर। कंद का एक उदाहरण है आलू। कंद का एक उदाहरण है आलू। आलू द्वारा भी नए पौधे का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, इसे पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि आलू आखिर है क्या। आलू जड़ है या तना है? आलू को हम कहते मानते क्या हैं? जड़ मानते हैं, तना मानते हैं। जड़ मानते हैं तो क्यों जड़ मानेंगे? तना है तो तना क्यों मानेंगे? तो अगर देखा जाए तो ऐसे तो आलू जमीन के नीचे होता है, जैसे कि सामान्य जड़ें होती हैं, लेकिन ये जमीन के नीचे होते हुए भी जड़ नहीं है। ये क्या है? ये तना है। आलू एक रूपांतरित भूमिगत तना है। तना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके तने पर, मतलब आलू पर, कुछ आंखें पाई जाती हैं। देखा होगा आप लोगों ने, अगर आलू में ऐसे आंखें पाई जाती हैं, और जब कभी कभी कुछ समय रखने के बाद इन आंखों में से छोटी छोटी कलियां जैसे संरचनाएं निकलने लगती हैं, और यही संरचनाएं आगे वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो कंद या आलू, कंद का प्रमुख उदाहरण है आलू। आलू में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कलिकाएं अनुकूल पर्यावरण में अंकुरित होती हैं और अंकुरण करके नए पौधे का या नए आलू के पौधे का निर्माण करती हैं। ये हो गया कंद। अब भूमिगत तने का ही दूसरा उदाहरण है, जिसे हम कहते हैं प्रकंद, या इसे राइजोम भी कहते हैं। राइजोम भी भूमिगत तना ही है। राइजोम या प्रकंद का साधारण उदाहरण है अदरक या हल्दी। अदरक, हल्दी, ये राइजोम या प्रकंद का उदाहरण है। अगर हम मान लेते हैं ये अदरक का टुकड़ा है, तो आप लोगों ने देखा होगा अदरक के ऐसे टुकड़ों में कुछ कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, और यहीं से बहुत महीन महीन रेशे ऐसी संरचना निकलती है। इसी संरचनाओं को हम कहते हैं राइजोम। ठीक, अगर ये अदरक मान लेते हैं तो अदरक में ऐसे कुछ महीन महीन कलिकाएं निकलती हैं, रेशे जैसी संरचना निकलती है, जिसे हम राइजोम कहते हैं। यही राइजोम इनके लिए जड़ का कार्य करती हैं और यहीं से अंकुरित होकर नए अदरक या नए हल्दी का निर्माण करते हैं। तो प्रकंद का उदाहरण हो गया अदरक, हल्दी। इनमें जनन होता है, नए पौधे निर्माण होता है उनके राइजोम द्वारा। अब अगला भूमिगत तना है घनकंद। ठीक, तो घनकंद ऐसे भूमिगत तने का रूपांतरित रूप है जो ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। ठीक, ऐसे भूमिगत तने जो ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करते हैं, ऊर्ध्व दिशा में, उसे हम कहते हैं घनकंद। घनकंद का जो साधारण उदाहरण है वो है अरवी, जिमीकंद आदि। अरवी, जिमीकंद आदि ये घनकंद के उदाहरण हैं। अरवी में भी देखा होगा कि कुछ कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। वही कक्षस्थ कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित करती हैं और नए अरवी या नए अरवी का निर्माण करती हैं। तो हो गया घनकंद, अरवी और जिमीकंद। अगला है सल्ककंद। इसे कहते हैं बल्ब। तो सल्ककंद
ऐसे रूपांतरित तने हैं जिनमें भोजन का संचय सल्कों के रूप में होता है। ठीक, ऐसे रूपांतरित तने जिनमें भोजन का संचय सल्कों के रूप में होता है उन्हें हम कहते हैं सल्ककंद। उदाहरण के रूप में लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज ऐसे सल्ककंद हैं जिनमें भोजन का संचय सल्क के रूप में उनके पत्तियों के में होता है। तो सल्ककंद का उदाहरण है लहसुन और प्याज। इनके सल्कों में भोजन का संचय होता है और भोजन के संचय के कारण इनके जो तने होते हैं फूल जाते हैं। ठीक, उनमें कुछ अग्रस्त कलिकाएं निकलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा लहसुन या प्याज में कभी कभी उसके आगे वाले छोर से कुछ हरी हरी कलिकाएं निकलनी शुरू होती हैं। वही कलिकाएं जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो वो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया हमारा तने द्वारा जनन। पहला जनन है तने द्वारा भूमिगत तना। ऐसे तने जो भूमि के अंदर होते हैं भूमिगत तने कहलाते हैं, जिसका पहला प्रकार है कंद या ट्यूबर, जिसका उदाहरण है आलू। दूसरा है प्रकंद या राइजोम, उदाहरण है अदरक और हल्दी। तीसरा है घनकंद कॉर्न, अरबी या जिमीकंद। और चौथा है सल्ककंद बल्ब या लहसुन और प्याज, इसका उदाहरण है। समान रूप से आपसे इसके सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। अधिकांश क्वेश्चंस में सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछे आएंगे, जैसे कि घनकंद का उदाहरण क्या है या ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें सल्ककंद द्वारा काई जनन होता है। तो आपको विशेष रूप से उदाहरण को ज़्यादा याद करना है। हमने पढ़ा भूमिगत तनों द्वारा काई जनन। अब तने का एक और प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं वायवीय तना। वायवीय तना मतलब कैसा तना जो जमीन के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं वायवीय तना। तो वायवीय तनों द्वारा भी बहुत सारे पौधों में काई जनन की प्रक्रिया होती है। अब वायवीय तने के कुछ प्रकार हैं जिसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला है ऊपरी भूस्तरीय, इसे हम कहते हैं रनर। ऊपरी भूस्तरीय या रनर मतलब ऐसे पौधे जो जमीन के ऊपर होते हैं लेकिन उनके बहुत सारा भाग, उनके अधिकांश भाग जमीन की सतह से के टच में रहता है, जैसे कि दूब घास। जैसे हम देखते हैं कि ये दूब का पौधा देखा होगा आप लोगों ने कि दूब के पौधे में से इसके निचले भाग में से कुछ ऐसे विसर्पी होते हुए, रनर होते हुए पहुंचते हैं दूसरे भाग तक और यहीं से बीच बीच में इनमें जड़ निकल आती है और जहाँ से जड़ निकलती है यहीं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया ऊपर भूस्थारी। उदाहरण है दूब घास, मतलब ऐसे पौधे जो जमीन के ऊपर होते हैं लेकिन उनका कुछ भाग जमीन की सतह के समानांतर चलता रहता है, इसे हम कहते हैं ऊपर भूस्थारी या रनर पौधे। उदाहरण के रूप में दूब घास। अगला वायवीय तना है अंतःभूस्थारी या सकर। तो अंतःभूस्थारी में आते हैं जैसे कि पुदीना तथा गुलदाउदी। पुदीना तथा गुलदाउदी ये ऐसे पौधे हैं जिनके भूमिगत भाग में से एक शाखा निकलती है, जमीन के ऊपर आती है और वही शाखा अलग होकर एक नए संतति पौधे का निर्माण करती है। वो समझ लेते हैं इसे। जैसे मान लेते हैं कोई पौधा है, पौधे का ऊपरी भाग है, पौधे के निचले भाग से, जमीन के भूमिगत भाग से कोई एक शाखा निकलेगी, जमीन के ऊपर आएगी और फिर यही शाखा एक नए पौधे का निर्माण कर लेगी। भूमिगत भाग से एक नई शाखा तिरछी होकर जमीन से बाहर निकलेगी और जमीन से बाहर निकलेगी तो कुछ समय बाद इसमें जमीन के भूमिगत भाग से जड़ निकल आएंगी और ये अपने मात्र पौधे से अलग हो जाएगा और अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा। तो ये है अंतःभूस्थारी। उदाहरण है गुलदाउदी और पुदीना, जिसमें भूमिगत भाग से तिरछी शाखा निकलकर वृद्धि करती है और जब वृद्धि पर्याप्त हो जाती है तो मात्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करती है। अब तक हमने पढ़ा तने द्वारा प्राकृतिक जनन कैसे हुआ। अब हम जानते हैं कि पत्तियों द्वारा काई जनन कैसे होता है।
तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां भी भोजन का संग्रह करती हैं और भोजन के संग्रह के कारण उनमें कुछ पर्ण कलिकाएं बन जाती हैं, मतलब उनकी पत्तियों पे कुछ कलिकाएं बन जाती हैं और वही कलिकाएं अंकुरित होती हैं, उनमें जड़ का निर्माण होता है और जड़ का निर्माण करके वो पत्ती से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो पत्तियों द्वारा जो जनन होता है वो होता है ब्रायोफिल्म में, या बिगोनिया में। बिगोनिया और ब्रायोफिल्म में पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं कैसे होता है पत्ती से नए पौधे का निर्माण। तो जहाँ जहाँ पे इसकी कलिकाएँ हैं, जहाँ जहाँ इसके नोट्स हैं, यहाँ पे छोटी छोटी कलिकाएँ उपस्थित होगी, पनपेंगी ऐसे। ब्रायोफिल्म का ये पत्ती है जिसके कक्षस्थ कलिकाओं के होंगे, जो इसमें कलिकाएँ होंगी, ये वृद्धि करेंगी, वृद्धि करके इनमें विकास जड़ का निर्माण होगा और वो कुछ समय बाद अपने मात्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो पत्तियों द्वारा जनन होगा ब्रायोफिल्म, या इसी को हम कहते हैं अजूबा, ब्रायोफिल्म या अजूबा तथा बिगोनिया। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक कायिक जनन की पूरी प्रक्रिया। फिर से जान लेते हैं एक बार। प्राकृतिक कायिक जनन 3 चरणों में होता है। जड़ द्वारा, उदाहरण के रूप में शकरकंद, शतावर। तने द्वारा, तो तने 2 प्रकार के, भूमिगत तने और वायवीय तने। और तीसरा है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जनन होगा ब्रायोफिल्म और बिगोनिया। अब हम देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि हमें पता ही है कि कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा, ठीक। तो जब कायिक जनन मानव द्वारा कराया जाएगा तो अब हम इसे कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन। मतलब जब मानव द्वारा कृत्रिम रूप से नए पौधे का निर्माण कराया जाएगा तब हम उसे कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से जो सबसे प्रमुख है हम उसी को बता देते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन की जो सबसे प्रमुख विधियां हैं उसमें सबसे पहला है कलम लगाना, या बाई कटिंग। कलम लगाना या बाई कटिंग। तो कलम लगाने में क्या करते हैं कि कुछ विशेष पौधों में, जैसे कि गुलाब में, गन्ने में, गुड़हल, अंगूर, इन सब में स्वस्थ पौधे के कुछ शाखाओं को 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी लंबी शाखाओं को काट लेते हैं और काट कर उन्हें तिरछा जमीन में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद कुछ समय में उनके भूमिगत भागों से जड़ निकल आती है, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और ऊपरी भाग से कलिकाएं निकल आती हैं और उन्हीं कलिकाओं से नए शाखाओं का निर्माण होता है और धीरे धीरे वो छोटा सा टुकड़ा जो हमने गाड़ा है वो एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। अब एक बार प्रक्रिया देख लेते हैं कि कलम लगाते कैसे हैं। जैसे मान लेते हैं कि गुलाब, हम क्या करेंगे, गुलाब का एक 20 से 25 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेंगे, तिरछा काट के उसे तिरछा हम जमीन में लगा देते हैं। ये गुलाब का छोटा सा टुकड़ा तिरछा काट के जमीन में गाड़ दिया गया। कुछ समय बाद क्या होगा कि इसमें इस भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और इसके उन भाग से जहाँ पे कलिकाएं हैं यहाँ से नई शाखाओं का निर्माण होना शुरू होगा। जहाँ जहाँ कलिकाएं हैं ऊपरी भाग में, वहाँ से नई शाखाएं बनेंगी और धीरे धीरे
ये शाखाएं एक नए पौधे का निर्माण कर लेंगी। तो यह है कलम लगाना कि किसी स्वस्थ पौधे के, किसी भी स्वस्थ पौधे का हम 20 से 25 सेंटीमीटर का कोई शाखा काट के उसे तिरछा ज़मीन में गाड़ देते हैं और कुछ समय बाद उसी तिरछे गाड़े हुए पार्ट से नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन कलम लगाने में हमें ध्यान ये रखना होता है कि जिस टुकड़े का हम कलम लगा रहे हैं उसमें कुछ न कुछ पत्तियाँ या कुछ न कुछ कलिकाएँ अवश्य होनी चाहिए। बिना पत्ती या बिना कलिका के नए पौधे का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब कलम लगाने का उदाहरण कलम विधि द्वारा जनन का, तो कलम विधि द्वारा जनन होता है गुलाब में, गन्ने में, गुड़हल में, अंगूर आदि में। जैसे कि हो गया गुलाब का, हम इसे कहते हैं खड़ी कलम लगाना। जैसे गुलाब को सीधा तिरछा काट के लगाया जाता है, इसे हम कहते हैं खड़ी कलम लगाना। वहीं अगर गन्ना देखा जाए तो गन्ने को हम लोग, जैसे अगर ये गन्ने का टुकड़ा है तो गन्ने को ऐसे लगाया जाता है, ये हो गया गन्ने की पड़ी कलम। कलम लगाना ये हो गया। और दूसरी प्रक्रिया है दाब लगाना या बाई लेयरिंग। ये भी कलम के जैसा ही कुछ प्रक्रिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। इसमें ऐसे पौधे जिनमें पौधे की जो नज़दीकी शाखा होती है, जो ज़मीन की नज़दीकी शाखा होती है, उसे हम हल्का सा झुका कर मिट्टी में गाड़ देते हैं और जहाँ से झुकाते हैं जो भाग मिट्टी में गड़ा होता है उसे हल्का सा छील देते हैं। छील के मिट्टी में गाड़ देते हैं, दबा देते हैं मिट्टी में और उसे निरंतर पानी देते रहते हैं। तो कुछ दिनों में जो छीला हुआ भाग है, जो दबा हुआ भाग है, वहाँ से कुछ अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा और जब पूर्ण रूप से जड़ बन जाएगी तो जो दबा हुआ भाग है वो मात्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेगा। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या करेंगे कि इसकी जो ज़मीन की नज़दीकी शाखा है इसे हम दबा देते हैं, झुका के हल्का सा दबा देंगे मिट्टी में और दबाने से पहले इसके इस वाले पॉइंट को हल्का सा छील देंगे। ज़मीन की नज़दीकी शाखा में, पौधे के ज़मीन की नज़दीकी शाखा को हम मिट्टी में दबा देते हैं, दबाने से पहले छील देते हैं। निरंतर इसकी सिंचाई करते रहते हैं। सिंचाई करने से यहाँ पे धीरे धीरे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और जब इसकी वृद्धि पूरी हो जाती है तो यह अपस्थानिक भूमिगत पौधे का यह भाग, मतलब पौधे का जो भाग जो ज़मीन के अंदर है, वो मात्र पौधे से अलग हो जाएगा और एक नया पौधे का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार एक पौधे से दो पौधों का निर्माण हो गया। ठीक, तो इस प्रक्रिया कहते हैं दाब लगाना। दाब लगाने में पौधे के जमीन के नज़दीकी शाखा को दबाते हैं मिट्टी में और दबे हुए भाग से कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वो अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसे कहते हैं दाब लगाना या बाई लेयरिंग। दाब लगाना, और जब दाब लगाना, ये दाब वाली जो प्रक्रिया होती है ये चमेली या स्ट्रॉबेरी, चमेली और स्ट्रॉबेरी में कायिक जनन दाब विधि द्वारा होती है। कायिक जनन की, कृत्रिम कायिक जनन की अगली विधि है रोपण विधि। ठीक, ग्राफ्टिंग या रोपण। तो ग्राफ्टिंग या रोपण ऐसी विधि है जिसमें दो अलग अलग किस्म के, मतलब एक ही जात के दो अलग अलग किस्मों के पौधे के तने को काटते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसा सेट करते हैं कि वो एक विकसित पौधे, मतलब एक ही पौधे के रूप में विकसित हो। ठीक, मतलब दो अलग अलग पौधे के तने को काटेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार सेट कर देंगे कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित हो। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं ग्राफ्टिंग या रोपण विधि। सामान्य रूप में इसमें क्या करते हैं कि एक निम्न जाति का पौधा होता है और एक उच्च जाति का पौधा होता है। निम्न जाति के पौधे के ऊपर उच्च जाति के पौधे को बांधा जाता है, पौधे के तने को बांधा जाता है। इसे मान लेते हैं। रोपण में करते क्या होंगे, जैसे एक पौधा है ये, तो पौधे को इस प्रकार काट लेंगे, ये
एक पौधा होगा जो जड़ सहित होगा, निचला भाग जो पूरा ज़मीन में होगा, और एक दूसरे पौधे के तने को इस प्रकार काटेंगे कि वो इसी में आके एकदम फिट हो जाए। ठीक, इस प्रकार दो अलग अलग जात के पौधे, दो अलग अलग किस्म के पौधे होंगे। एक ये जो नीचे वाला पौधा होगा ये निम्न जाति का होगा या निम्न किस्म का होगा, ये ऊपर वाला पौधा उच्च किस्म का होगा। इन दोनों को आपस में बांध देंगे, इस प्रकार एडजस्ट कर देंगे कि ये दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित हों। तो यही प्रक्रिया कहलाती है ग्राफ्टिंग या रोपण। इसमें जो है निम्न जात का पौधा है, निम्न किस्म का, इसे हम कहते हैं स्टॉक। मतलब तने का वह टुकड़ा जो जड़ सहित है, जिसमें जड़ भी है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। और उच्च जात के पौधे को टुकड़े को या उच्च किस्म का जो तना होता है, उच्च किस्म का पौधा होता है, उसे हम सियोन कहते हैं। फिर से देखते हैं, रोपण एक ऐसी विधि है जिसमें दो अलग अलग पौधे के तने को काटा जाता है और दोनों को इस प्रकार सेट किया जाता है, इस प्रकार एक के ऊपर एक रखा जाता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित हों। पौधे का वह भाग या रोपण में यूज किए गए पौधे का वह भाग जो नीचे की ओर होता है, जो जड़ सहित होता है, उसे हम स्टॉक कहते हैं, और जो ऊपरी भाग होता है उसे सियोन कहते हैं। सामान्य रूप से स्टॉक निम्न किस्म का होता है और सियोन उच्च किस्म का होता है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सेट कर देते हैं, फिर इसे किसी सुतली या किसी चीज़ से इसे बांध देते हैं ताकि दोनों अलग ना हो। और बांधने के बाद इसके चारों ओर मिट्टी या मोम का लेप कर देते हैं ताकि इनमें कोई भी ताकि इनके जो बीच का गैप है, जो घाव हो, भर जाए आसानी से, इन्फेक्शन ना हो। और इस प्रकार कुछ समय में जहाँ से इन्हें जोड़ा गया था, जहाँ पे इन्हें बांधा गया, यहाँ से नई नई कलिकाएँ निकल आएंगी और ये कलिकाएँ एक नए पौधे का निर्माण करेंगी। मतलब इनके जोड़ने वाले पॉइंट से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये हमारा रोपण विधि। अब हम जानते हैं कि रोपण विधि प्रयोग किस में की जाती है। तो रोपण विधि बहुत से पौधे से आम में, बेली, गुलाब आदि में प्रयोग की जाती है रोपण विधि। इसमें ये दो अलग अलग पौधों को आपस में जोड़ देते हैं, तनों को, और उनसे एक नए तने का, एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं रोपण विधि। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि रोपण विधि की जीन विधि का वर्णन कीजिए, रोपण विधि को जीन विधि द्वारा समझाइए। तो हम देखते हैं कि रोपण विधि की जीन विधि क्या है। रोपण की जीन विधि क्या है, देखते हैं। जीन विधि या सैडल ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, जो निचला भाग होता है, निचला तना या स्टॉक, उसे हम दोनों तरफ से तिरछा काट लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये स्टॉक, हम स्टॉक को क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसे तिरछा काट लेंगे। ठीक। अब सियान का जो ऊपरी वाला भाग है, इसे हम सियोन कहते हैं, उसे हम इस प्रकार काटेंगे कि वो स्टॉक पे आके सेट हो जाए। मतलब जैन विधि में क्या करते हैं, स्टॉक को तिरछा, दोनों साइड से तिरछा काट लेते हैं और सियान को या ऊपरे वाले भाग को भी इस प्रकार काटते हैं कि वो स्टॉक पे आके पूरी तरह फिट हो जाए, इस पर आके एडजस्ट हो जाए। दोनों के दूसरे के ऊपर रखते हैं, फिर सुतली से बांध देते हैं इसे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके किनारे किनारे मोम या मिट्टी का लेप लगा देते हैं। मिट्टी का लेप लगा देंगे, कुछ समय बाद दोनों भागों के ऊतक है वो आपस में जुड़ जाएंगे और स्टॉक वाले भाग से जड़ वाले भाग का निर्माण होगा और सियान वाले भाग से वायवीय भागों का निर्माण होगा और इस प्रकार एक पूरा नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी जीन विधि, इसमें स्टॉक को दो नुकीला करते हैं, ऊपर से सियान को बैठाते हैं इस प्रकार और बांध देते हैं उसे अच्छी तरीके से। तो ये है जीन विधि। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे की प्रोसेस, इसके आगे की प्रक्रिया, जिसमें एक है ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, कैसा होता है, कौन कौन सा लैंगिक भाग हैं, प्रक्रिया क्या होती है। इन सबको हम आगे की वीडियो में, कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड डे।